हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 71। इससे पहले 70 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। शुभ भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, मेरे साथ मेरे बेडरूम में है, समझे तुम। सोनम अब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर शुभ की तरफ देखे जा रही थी। तो वहीं शुभ भी अब खुद से ही एकदम से अपने बालों को खुजाते हुए बोलता है कि अबे साले, ये कैसे डायलॉग मार रहा है तू, एकदम से चीप जैसा। तुझ पे तो ऐसे डायलॉग सूट भी नहीं करते हैं, बदतमीज कहीं का। लेकिन अगले ही पल उसने भी अब जल्दी से अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भरा और फिर सोनम की तरफ घूर कर देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तुमने सुना भी है आज तक। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। सोनम ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि फाइनली सोनम को ये नहीं पता था कि उसे किसने पकड़ा हुआ है। शुभ बोलता है कि पहली बात, हिलने की कोशिश भी मत करना तुम, मैं बंदूक मार दूंगा तुम्हें, समझी तुम, मतलब गोली मार दूंगा तुम्हारे। और फिर दूसरी बात, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा किडनैप किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टर प्रताप की शादी तुमसे हो, और अगर तुमने ज़्यादा चू चपाड़ की ना तो फिर यहाँ पर ही खून की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ पर ही तुम्हारी लाश बिछा दूंगा मैं, समझी तुम। इसीलिए चुपचाप से खड़ी रहो, जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप से करो और चुपचाप से अब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। सोनम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, वो भी चुपचाप से उसके साथ वहाँ से जाने लगी। हालांकि उसने एक हाथ से एक आदमी की बाजू पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही शुभ ने सोनम का वो हाथ जल्दी से पकड़ लिया था और फिर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए फिर से रोक लिया और उसे साइड से गले लगाते हुए एक कमरे की तरफ लेकर चला गया। जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने भी जो छोटी सी बोतल अपनी जेब में से निकाली थी उसने सबसे पहले उसे जेब में रखा ताकि सोनम को शक ना हो। और फिर सोनम को देखकर गुस्से से बोलता है कि बेबी तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मिस्टर प्रताप से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर प्रताप आपके लायक नहीं है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, मतलब खुद को देखो और फिर उस छछूंदर को देखो, कहीं से भी तुमसे शादी करने लायक नहीं रहता। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे जैसे कोई हैंडसम लड़के को देख लेना चाहिए। सोनम भी घबराहट में अब शुभ की तरफ ही देखे जा रही थी। शुभ बोलता है कि तुम्हारे जैसी जवान हसीन खूबसूरत महिला की जगह मंडप में नहीं है, यहाँ है मेरे दिल में। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर उसने भी अपने सीने पर अपना हाथ रख दिया और फिर सोनम जो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलती है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। शुभ बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना कि तुम्हारी शादी मिस्टर प्रताप से हो, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। समझ लो सोनम कि मैं तुम्हारा सरफिरा आशिक हूँ, आशिक। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, कुछ भी करूँगा मैं। यहाँ तक कि मैंने अपने सीने पर तुम्हारा नाम भी लिखवा कर रखा है। सोनम तो आंखें फाड़े बस शुभ की तरफ ही देखे जा रही थी। उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, उसने भी अपने कानों पर यकीन नहीं किया। और फिर तभी शुभ ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि अब खड़ी क्यों हो तुम, जाओ जाकर बाथरूम में तैयार हो जाओ, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओके। ये सुनकर तो अब सोनम की आंखें और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने भी पास रखा हुआ एक वास उठाया और फिर शुभ की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि मेरे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी की ना तुमने तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे तुम। शुभ भी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि अब तो ये जान भी तुम्हारी ही है मेरी जान, और मैं भी तुम्हारा ही हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारा जो भी मन करे ना वो करो तुम, लेकिन किसी भी लड़के को अपने करीब मत आने देना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ना, इसीलिए यू नो वॉट डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मेरा ही तो किया धरा हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी से तुम्हें ही किडनैप कर लिया है मैंने। अब इससे ज़्यादा मेरा पागलपन क्या ही देखोगी तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर किसी और से शादी मत करो। सोनम कुछ पल के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर उसने भी बहुत सारे लड़कों को डेट किया था, लेकिन पागलपन जैसी बातें तो किसी ने भी आज तक नहीं करी थी। कुछ वक्त के लिए साथ में रहते थे और फिर अपने आप ही अलग हो जाते थे, मगर कभी भी उसे इस तरह से परेशान नहीं किया था। लेकिन शुभ को देखकर सोनम कहीं ना कहीं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो रही थी। तो वहीं शुभ भी अब समझ रहा था कि सोनम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही है उसकी बातों से। वो खुद में ही एकदम मुस्कुरा कर बोलता है कि यस बेबी यस, तुम्हें इम्प्रेस ही तो होना है, बस ऐसे ही होती रहो, बस 4-5 घंटे इम्प्रेस हो जाओ और फिर इसी कमरे में रहो तुम। उसके बाद बेशक से बाहर आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आओगी तो फिर भाई खुद ही तुम्हें संभाल लेंगे। इतना कहकर शुभ ने भी सोनम की तरफ देखा और फिर प्यार से बोलता है कि अरे अब खड़ी क्यों हो तुम, जाओ ना, जाकर आराम
से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें खूबसूरत सी ड्रेस में देखना चाहता हूँ जान, प्लीज़ जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस भिजवाता हूँ। सोनम अभी भी हैरानी से बस शुभ की तरफ ही देख रही थी। शुभ एकदम पीछे से हटा और फिर दरवाजे के पास पहुंचा और फिर दरवाजे को बंद करता हुआ बोलता है कि सॉरी डार्लिंग, मुझे डर है कि कहीं तुम यहाँ से भाग ना जाओ। जब तक मैं ड्रेस लेकर आता हूँ ना, तुम फ्रेश हो जाओ। तुम इस कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, और हाँ, तौलिया लपेट कर ही बाहर आना। मैं तुम्हारी खूबसूरती अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ना अब एकदम से हालत ख़राब हो रही है तुम्हें देखकर। सोनम तो अब शुभ की बातों से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी। हालांकि उसने शुभ की शक्ल अभी तक नहीं देखी थी, उसका मुंह अभी भी कवर था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में कोई सरफिरा आशिक है उसका, जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वहीं शुभ ने भी धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक गहरी सांस ली, और तभी उसके सामने जय और वीरू आकर खड़े हो गए थे। शुभ ने दोनों की तरफ घूर कर देखा और कहा कि दोनों ही भाई पागल हो क्या? बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम दोनों के अंदर। बड़ी ही मुश्किल से कमरे तक लेकर आया हूँ मैं उस चुड़ैल को, अब यहीं पर ही खड़े रहना। वो चुड़ैल यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, उसे इस कमरे से बाहर मत आने देना, समझे तुम दोनों? दोनों ही भाइयों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ भी एक लंबी सांस लेता हुआ वहां से भागते हुए दूसरी तरफ चला गया। उसके लिए तो सच में बहुत ही बड़ा सा टास्क था ये। तो वहीं उसने भी अब अपने चेहरे से रुमाल हटाया और फिर अपने चश्मे को निकाल कर अपनी जेब में रख लिया, और तभी अचानक से उसकी टक्कर एकदम से संजय से हो गई। तो संजय ने भी उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहा कि अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, देखकर नहीं चल सकता था, बदतमीज कहीं का। ये काले रंग का चश्मा लगाकर कहाँ घूम रहा है तू, आत्मा की तरह ऐसे ही बीच में ही भटकता रहता है। शुभ भी अब घूर कर अपने पापा को देखता है और बोलता है कि यार पापा, आपकी तो अलग ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी मर्जी, मेरी आंख, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, मैं कुछ भी करूं। मेरे भाई की शादी है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। संजय ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि चला जा मेरी आंखों के सामने से, समझा तू? मुझे खुद नहीं पता है कि क्या सोचकर हमने तुझे पैदा किया है, अब तो ना खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रही है, समझा ना? शुभ बोलता है कि क्या सोचकर, मतलब क्या मजे मजे में पैदा कर लिया क्या आपने मुझे? संजय ने भी घूर कर अपनी आंखें दिखाते हुए उसे घूर कर देखा और कहा कि तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। शुभ भी जल्दी से वहां से निकल गया। तो वहीं मंडप में रुद्र और किट्टू बैठे हुए शादी की रस्में कर रहे थे कि तभी पंडित जी ने कहा कि फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप दोनों ही। रुद्र भी उठ गया, लेकिन किट्टू अभी अपने भारी भरकम से लहंगे से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उठ नहीं पा रही थी। तो रुद्र ने भी अब बहुत ही प्यार से अपना हाथ किट्टू की तरफ आगे बढ़ा दिया। तो किट्टू ने भी नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना हाथ रुद्र के हाथ पर रख देती है। रुद्र ने भी किट्टू को बहुत ही आराम से उठा लिया था और फिर पंडित जी बोलते हैं कि पहले दूल्हा आगे चलेगा और फिर दुल्हन पीछे चलेगी, और फिर बाद में दुल्हन आगे चलेगी और दूल्हा पीछे चलेगा। आप लोग धीरे धीरे अपने फेरों को स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि पंडित जी ने कहा था वैसे ही हुआ था। रुद्र भी अब धीरे धीरे आगे चल रहा था और किट्टू जो उसके पीछे पीछे फेरे ले रही थी, लेकिन किट्टू से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे अपना लहंगा संभाल कर धीरे धीरे चल रही थी। तो रुद्र ने भी जब ये महसूस किया कि किट्टू अभी ठीक से चल नहीं पा रही, उसे लहंगे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने भी अब नव्या की तरफ देखकर कहा कि किट्टू की हेल्प कर दो। नव्या और अवनी दोनों ही अब सीधा मंडप में आ गई थी और फिर दोनों ही बहुत प्यार से किट्टू का लहंगा पकड़कर उसके साथ साथ में चलने में उसकी हेल्प करने लगती हैं। तभी पंडित जी ने कहा कि तुम दोनों ही अब दुल्हन के साथ साथ मत चलिए, वरना तुम दोनों की शादी भी वर से हो जाएगी। ये सुनते ही दोनों ने जल्दी से लहंगे को छोड़ दिया और फिर एक सेकंड में मंडप से नीचे आ गई थी, क्योंकि दोनों ही को डर था कि रुद्र के साथ उन दोनों की शादी ना हो जाए। तभी नील बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो आप पंडित जी, अवनी की शादी तो मुझसे होगी, वो रुद्र से शादी क्यों करेगी? आप भी ना पंडित जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं? और तभी निहाल भी एक ही झटके में बोलता है कि अरे हाँ हाँ पंडित जी, और मेरी शादी मेरी नव्या से होगी, उसकी शादी रुद्र भैया से थोड़ी ना होगी। इतना कहकर उसने भी नव्या की बातों पकड़ी और फिर जल्दी से उसे अपने करीब खींच लिया। नव्या तो काफी ज्यादा गुस्से में निहाल की तरफ घूर रही थी और इतने में ही रुद्र बोलता है कि अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो आप, ये चल ही नहीं पा रही है। तो पंडित जी ने कहा कि वो सब मैं नहीं जानता हूँ यजमान, लेकिन लड़की लहंगा पकड़ कर नहीं चलेगी, नहीं तो आपकी शादी उन दोनों लड़कियों से भी हो जाएगी। कुछ सोचकर रुद्र बोलता है कि तो ठीक है, तो मैं इसे गोद में उठा लूँ। ये सुनकर तो सब एकदम से हंसने लगे। पंडित जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप इसे गोद में उठा सकते हैं। रुद्र ने भी पलटकर किट्टू की तरफ देखा और फिर किट्टू ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो धीरे से बोलती है कि सर बहुत ही ज्यादा भारी लहंगा है, आप ना रहने दीजिए, मैं चल लूंगी धीरे धीरे। रुद्र बोलता है कि मुझसे भारी है क्या? किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र ने भी किट्टू को झट से अपनी गोद में उठा लिया और फिर पंडित जी के कहे मुताबिक ही फेरे को लेने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और रुद्र जो किट्टू को अपनी
गोद में उठाकर बहुत ही प्यार से फेरे ले रहा था। इस वक्त वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी लग रहे थे। तो वहीं जितने लोग बैठे हुए थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था तो कोई उन दोनों को देखकर बातें बना रहा था। तभी एक बुढ़िया ने चंद्रकला की तरफ देखा और कहा कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते हैं बड़े लोगों का। भला ऐसे फेरे होते हैं क्या? चंद्रकला ने कहा कि अरे मेरे पोते के फेरे हो रहे हैं तो फिर मैं तो इसीलिए ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वरना मुझे तो रुद्र को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि इसके फेरे कभी होंगे भी या फिर नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये शादी भी करेगा। अब वो किट्टू को अपनी गोद में बैठाए या फिर अपने सिर पर बैठाए या कुछ भी करे, बस दोनों ही साथ में खुश रहने चाहिए। मुझे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखो ना, मेरा पोता और मेरी बहू कितनी ज़्यादा रोमांटिक और सुंदर लग रहे हैं, है ना। वहीं किट्टू ने तो अब आंखें उठाकर रुद्र की तरफ एक बार देखा तक नहीं था और रुद्र जो पंडित जी के कहे मुताबिक 6 फेरे ले चुका था। और तभी रुद्र ने कहा कि पंडित जी आगे पीछे वाला गेम तो नहीं है ना इसमें, अब तो हम दोनों साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो पंडित जी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, कोई आगे पीछे का चक्कर नहीं है, तुम आराम से इसके साथ चल सकते हो। एक और फेरा लीजिए और फिर दुल्हन को नीचे बैठा दीजिए, आप दोनों के फेरे समाप्त हो जाएंगे। तो रुद्र ने भी वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने अभी करने के लिए कहा था। एक और फेरा लिया और फिर किट्टू को वहीं पर उसकी जगह पर बैठा दिया और फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलते हैं कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दीजिए। तो रुद्र ने भी अब संध्या की तरफ देखा और फिर संध्या ने भी बहुत ही प्यार से अपने हाथ में एक सिंदूर की थाली लेकर वो वहां पर आ जाती है, जिसमें कि अभी सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी। तो रुद्र ने भी अब एक चुटकी सिंदूर लिया और फिर तभी दादाजी बीच में ही बोल पड़ते हैं कि अरे उल्लू के पट्टे, एक चुटकी सिंदूर से क्या होगा। तभी शुभ भी बहुत ही प्यार से और एटीट्यूड के साथ बड़े स्टाइल से बोलता है कि ओ दादाजी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे दादाजी। दादाजी ने भी शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि अगर मैं नहीं जानता ना तो फिर तू नहीं आता इस दुनिया में, समझा। तू चुप रहा कर, ज्यादा पटर पटर करी ना तो तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा। फिर उसने भी रुद्र की तरफ देखा और कहा कि भर कर सिंदूर लगा, समझा तू, ताकि पता चले कि तूने सिंदूर दान किया है। रुद्र ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू की तरफ देखा जो चुपचाप से शांति से नजर नीचे करके बैठी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसे अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद उसके पापा आ जाएंगे उसका कन्यादान करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही थी। वो तो अब रुद्र से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे तो रुद्र के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता था और अगर वो कुछ पूछती भी थी तो रुद्र उसे चुप करवा देता था। तो वहीं रुद्र ने भी सिंदूर की डिब्बी का सारा सिंदूर अपने हाथों में भर लिया और फिर दादाजी की तरफ देखकर बोलता है कि अब ठीक है दादाजी। दिग्विजय सिंह जी ने भी हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही उसकी मांग भर, अब लगा कर भर दे, समझा। तो दुनिया वालों को पता तो चलना चाहिए ना कि दिग्विजय सिंह प्रताप सिंह के पोते रुद्राक्ष प्रताप सिंह की शादी हो रही है आज। ये सुनकर तो सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और सब मुस्कुराने लगते हैं। आखिर दादाजी ने ये बात इतनी ज़्यादा अकड़ कर जो कही थी। और फिर अगले ही पल रुद्र ने भी अपनी मुट्ठी में भरा हुआ सारा सिंदूर किट्टू की मांग में भर दिया। आधा सिंदूर किट्टू के सिर पर गिरा तो आधा सिंदूर किट्टू के चेहरे पर और नाक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी संध्या ने भी अपनी साड़ी के पल्लू से किट्टू के चेहरे को साफ कर दिया और फिर किट्टू की आंखों से एक आंसू हल्का सा बह गया। तो संध्या ने भी अब किट्टू के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ लगाकर ऊपर उठाया और फिर हल्की सी नामे अपनी गर्दन हिला दी और उसे रोने से मना कर दिया। तो वहीं सौम्या भी अब अपनी बेटी की तरफ ही देखे जा रही थी और फिर वो दादी की तरफ देखकर बोलती हैं कि माँ जी अब तो सिंदूर भी लगा दिया है, नरेन अभी भी नहीं आए हैं, वो कब आएंगे, मुझे ना उनका ही इंतजार है, पता नहीं नरेन कहाँ रह गए हैं। तभी दादी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सौम्या को कैसे संभाले, वो कैसे सौम्या को अब बताएं कि नरेन अभी तक क्यों नहीं आया। वो बोलती हैं कि आ जाएंगे नरेन, फिक्र मत करो तुम, तुम्हारे नरेन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इतना कहकर उसने भी सौम्या की तरफ एक साइड से उसे गले लगा लिया और फिर वहीं पंडित जी फिर बोलते हैं कि दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना दीजिए। संध्या ने भी अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ मंगलसूत्र रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और फिर रुद्र ने भी वो मंगलसूत्र किट्टू के गले में बांधने लगा। जब वो मंगलसूत्र बांध रहा था तो किट्टू ने एक बार फिर से अपनी पलक उठाकर रुद्र की तरफ देखा, लेकिन रुद्र का ध्यान तो अभी मंगलसूत्र बांधने पर ही था, उसने भी किट्टू की तरफ नहीं देखा था और फिर उसने किट्टू का देखना पूरी तरह से इग्नोर भी कर दिया था। वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वैसे भी किट्टू को देखकर वो क्या ही करता, वो जानता था बहुत अच्छे से कि किट्टू उससे यही पूछना चाहती है
कि उसके पापा कब आएंगे, वो अभी तक आए क्यों नहीं, और उसके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। मंगलसूत्र बांधने के बाद रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा और फिर हल्की सी अपनी पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन किट्टू अभी रुद्र का ये इशारा समझ नहीं पाई थी और फिर उसकी आंखों से एक बार फिर से पानी बह गया था। इतना सब कुछ वो अपने पापा के लिए ही तो कर रही थी और फिर उसी के पापा यहाँ पर अब तक नहीं आए थे, इसीलिए अब उसके दिल में थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। और तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर संजय की तरफ देखकर बोलते हैं कि दुल्हन के माँ बाप को बुलाइए, कन्यादान कर देंगे। ये सुनकर तो अब किट्टू की आंखें तो जैसे एकदम से झरना बन गई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो गर्दन झुकाकर जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसके आंसू उसके हाथ पर एकदम से गिर रहे थे। तो रुद्र भी ये बात बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहा था। वो जानता था कि उसने केटू के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है। उसे नहीं पता था कि वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है केटू के साथ, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि पापा ने कहा है कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है। और वैसे भी केटू पहली लड़की थी जिसने रुद्र के दिल में बिना कुछ किए ही अपनी जगह बना दी थी, जिसे वो सच में दिल से प्यार करने लगा था। रुद्र ने भी संजय की तरफ देखा और फिर संजय ने भी पंडित जी की तरफ देखकर कहा कि पंडित जी, दुल्हन के पापा यहाँ पर नहीं है, बस माँ ही है, क्या माँ कन्यादान कर सकती है? तो पंडित जी ने कहा कि यजमान, माँ अकेले कन्यादान नहीं कर सकती है, पिता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कन्यादान तो कोई भी कर सकता है ना, आप किसी से भी कन्यादान करवा सकते हैं। संजय ने कहा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ कन्यादान, क्या मैं कर दूंगा कन्यादान? तो पंडित जी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वर के पिता हैं और वर के पिता लड़की का कन्यादान नहीं कर सकते। कन्यादान के लिए आप किसी को भी बुला लीजिए। संजय ने भी अब धनराज की तरफ देखा और कहा कि धनराज, तुम भाभी के साथ मिलकर कन्यादान कर दो, क्योंकि मैं और संध्या तो किट्टू का कन्यादान नहीं कर सकते हैं। तो धनराज ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं कर देता हूँ कन्यादान अपनी बेटी का। इतना कहकर धनराज अपनी पत्नी के साथ सीधा मंडप में चला गया और किट्टू का कन्यादान करने लगा। लेकिन किट्टू की आंखें तो जैसे पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसने क्या सोचा था कि उसके पापा आएंगे और उसका कन्यादान करेंगे, लेकिन आज तक किट्टू की एक भी विश पूरी नहीं थी। आज तक उसने जैसा सोचा था वो कभी भी वैसा नहीं हुआ था। भगवान ने ऐसे मौके पर भी उसकी इच्छा अधूरी ही छोड़ दी थी, उसकी विश आज भी पूरी नहीं करी थी। तो वहीं संजय ने कुछ बिजनेसमैन की तरफ देखा जो कि अभी इशारों में वहां से जाने के लिए कह रहे थे। तो संजय भी अब उनके पास चला गया उनसे मिलने के लिए। इतने में ही धनराज और उसकी बीवी ने मिलकर किट्टू का बहुत ही अच्छे से कन्यादान कर दिया कि तभी पंडित जी ने सबकी तरफ देखा और कहा कि कोई और भी है कन्यादान करने के लिए, अगर कोई करना चाहता है तो वो भी आकर कर सकता है। और तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वो कोई और नहीं था, नरेन था, जिसने अभी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो मास्क मैन बन के आया था और तभी नरेन के साथ उसका एक मैनेजर भी उसी के पास में ही खड़ा हुआ था। नरेन ने मैनेजर की तरफ देखा और कहा कि मैं भी कन्यादान कर देता हूँ। मैनेजर ने कहा कि लेकिन सर, आपको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, आप कन्यादान करके क्या ही करेंगे, आपको कन्यादान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेन ने भी अपना मास्क थोड़ा सा ठीक किया और फिर हल्का सा खांसते हुए कहा कि पंडित जी ने कहा है ना कि कन्यादान तो कोई भी कर सकता है, तो फिर मैं भी कर देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैनेजर बोलता है कि सर, मिस्टर प्रताप को बुरा ना लग जाए, वो बुरा ना मान जाए कि आपने उनकी बहू का कन्यादान किया है। तो नरेन ने भी पलटकर मैनेजर की तरफ देखा और बोला कि इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, उन्होंने हमें मेल करके इनवाइट किया है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं, तो फिर कन्यादान करेंगे और फिर होटल चलेंगे। वैसे भी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है। इतना कहकर उसने फिर से अपना मास्क ठीक किया और फिर सीधा मंडप की ओर जाने लगा। जैसे ही नरेन मंडप में जाने लगा, सौम्या का दिल अब जोरों से धड़कने लगता है। उसने भी अब जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखा और अपने मन से आवाज़ में कहा कि नरेन, नरेन तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी भी अब पंडित जी के कहे अनुसार किट्टू के बराबर में बैठ गया और फिर पंडित जी ने किट्टू का हाथ उस आदमी के हाथ में रखा हुआ था। तो वहीं रुद्र की नज़र अभी उस आदमी पर ही टिकी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन जो किट्टू का कन्यादान करने के लिए आगे आया है। अगले ही पर रुद्र के कानों में पंडित जी की आवाज़ पड़ती है कि बेटा, अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। तो रुद्र ने भी अब अपना हाथ किट्टू के हाथ के नीचे रख लिया और फिर जैसा जैसा पंडित जी बोलने लगते हैं, उस आदमी ने भी किट्टू और रुद्र का कन्यादान कर दिया था। तो वहीं किट्टू ने तो अब एक बार भी अपनी आँख उठाकर नहीं देखा था कि उसका कन्यादान कोई अजनबी कर
रहा है। उसकी आंखें तो अभी भी झरना बनी हुई थी, क्यों बनी हुई थी पता नहीं, ये तो बस किट्टू का दिल ही जानता था। लेकिन फिर भी उसका दिल इस शादी की रस्मों में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। तभी पंडित जी ने कहा कि जजमान, आपके पास कुछ भी है तो फिर उसे कन्या के हाथ में रख दीजिए, खाली हाथ कन्यादान नहीं करते हैं। उस आदमी ने भी अब अपनी जेब में 2-3 बार हाथ मारा, लेकिन उसे तो ना तो पैसे मिले और ना ही कुछ और मिलता है। उसने भी पंडित जी की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ भी समझा नहीं पंडित जी, मेरे पास पैसे तो है नहीं। और तभी पंडित जी ने कहा कि जजमान, आपके पास कुछ भी हो आप उसे कन्या के हाथ में रख दीजिए, खाली हाथ कन्यादान नहीं करते हैं, इसीलिए आपके पास जो भी श्रद्धा हो आप उसके हाथ में रख दीजिए। उस आदमी ने भी अब अपनी जेब में से 2-3 बार हाथ मारा था, लेकिन उसे तो ना पैसे मिल रहे थे और ना ही कुछ और। वो आदमी भी एकदम से सोच में पड़ गया था कि वो अब कन्या के हाथ में क्या रखे, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसने भी पंडित जी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या मैं फूलों को रख सकता हूँ? पंडित जी ने भी मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ फूल उठाकर भी कन्या के हाथ में रख सकते हैं, आप कुछ फूलों को भी कन्यादान कर सकते हैं। इतना कहकर पंडित जी ने भी अब उस आदमी के हाथ में फूल रखे और जैसे ही उस आदमी ने फूल लिए, उस आदमी की नजर अपनी एक्सपेंसिव अंगूठी पर पड़ती है। उस आदमी ने भी पंडित जी की तरफ देखा और फिर अंगूठी को दिखाते हुए कहा कि क्या मैं इस अंगूठी से कन्यादान कर सकता हूँ इस बेटी का? पंडित जी ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि हाँ हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं कन्या के हाथ में। अगले ही पल उस आदमी ने भी अपने हाथ में से अपनी वो रिंग निकाली और फिर किट्टू के हाथों में रख दी। अब जाकर किट्टू ने एक नजर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी की आंखों में ही देखती रहती है वो, एकदम से उसकी आंखें उसकी आदमी से टकरा जाती हैं। तो वहीं वो आदमी भी अभी किट्टू की आंखों में ही देख रहा था। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देख कर ये पता चल रहा था कि दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है पहले से, पर क्या कनेक्शन है ये उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। आखिरकार उस आदमी ने भी अब किट्टू का कन्यादान कर दिया और फिर किट्टू के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर कहा कि सदा खुश रहो तुम, हमेशा अपने परिवार को जोड़ कर रखना, हमेशा अपने पति का सपोर्ट करना, कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना अपने इस छोटे से प्यारे से परिवार में। किट्टू ने भी धीरे से कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतना कहकर उसने भी रिंग की तरफ इशारा किया। वो आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं कहते हैं बच्चा, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, इसे रख लो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे पता होता ना कि खाली हाथ कन्यादान नहीं करते हैं, तो सच कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा गिफ्ट लेकर आता। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मन हुआ कि मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा कन्यादान करने के लिए चला आया। इतना कहकर ना चाहते हुए भी उस आदमी ने किट्टू के बालों को प्यार से चूम लिया और फिर किट्टू की आंखों से एक और आंसू एकदम से बह गया। उसने फिर नजर उठाकर उस आदमी को देखा, लेकिन उस आदमी का चेहरा अभी किट्टू देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। शायद उस आदमी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा खराब थी, जिस वजह से उसने अभी अपने फेस पर पूरी तरह से मास्क लगाया हुआ था। कन्यादान करने के बाद उस आदमी ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर अपने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे ज़्यादा रस्मों का तो नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है ना, मैंने बस कोशिश की है उसे करने की। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों ही पति पत्नी हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा साथ बनाए रहेंगे। रुद्र भी हैरानी से अब उस आदमी की तरफ ही देख रहा था और फिर उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए। वो आदमी भी मंडप से निकलकर सीधा बाहर की तरफ चला गया और उसके जाते ही सौम्या ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, नरेन, नरेन तुम ही हो ना? सौम्या ने जिस तरीके से अभी अपने दिल पर हाथ रखकर नरेन का नाम लिया था, उसी से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे शायद वो आदमी कोई और नहीं नरेन ही था। और नरेन पुरोहित को अब सौम्या का एहसास हो चुका था, यानी कि सौम्या का पति अब वहाँ पर आ चुका है, उसे भी ये चीज़ का यकीन हो चुका था। तो वहीं सौम्या भी उठ गई और फिर चुपचाप से बाहर की तरफ जाने लगी। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि सौम्या अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चली गई है, वरना तो पूरी प्रताप फैमिली और किट्टू खुद भी सौम्या का ध्यान रखते थे बहुत ही अच्छे से। लेकिन शायद सौम्या का दिल कह रहा था कि नरेन वापस आ गए हैं।
निहाल भी अब सीधा सोनम को उठाकर गार्डन में लेकर आ गया था। वो सोनम को उठाए इस बस से चले जा रहा था। उसके सामने जय और वीरू दोनों ही आते हुए दिखाई दे रहे थे उसे। निहाल ने भी सोनम को गार्डन के बैक साइड में उतारा और फिर गुस्से में दोनों की तरफ देखा तो दोनों ने ही कान पकड़ लिए थे।